नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो पे नील स्पर्म काउंट ट्रीटमेंट यानी नील स्पर्म का इलाज इन हिंदी, ये टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों बहुत बहुत सॉरी, काफ़ी समय बाद वीडियो आ रही है। आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरे पास दोस्तों बहुत से मरीज आते हैं और पूछते हैं कि नील स्पर्म ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो मेरा जवाब होता है हाँ, पॉसिबल है। 95% लोगों का नील स्पर्म काउंट ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। बहुत से आदमी अपनी नील स्पर्म काउंट रिपोर्ट देखकर बहुत घबरा जाते हैं। सबसे पहले तो उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इलाज से भी ज़्यादा ज़रूरी अपने रोग के बारे में जानकारी होती है। एक स्वस्थ शरीर में टोटल स्पर्म काउंट, टोटल एस फॉर स्पर्म, सी फॉर काउंट, टोटल स्पर्म काउंट 80 मिलियन पर ml होने चाहिए। मतलब 1 ml स्पर्म में, यानी कि 1 ml वीर्य में 80 मिलियन पर ml शुक्राणु की संख्या होनी चाहिए। अब इसमें जो एक्टिव मोटिली है, मतलब जो स्वस्थ होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, उनकी संख्या 60% होनी चाहिए। और उसके बाद जो सिलेगिस मोटिली होती है, मतलब जो बीमार होते हैं, सुस्त होते हैं, कमज़ोर होते हैं, या फिर किसी का हेड नहीं होती है, किसी को टेल नहीं होती है, ऐसे शुक्राणुओं की संख्या 10 से 30% होनी चाहिए। यहाँ पे 25% लिखा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20% होनी चाहिए। उसके बाद आता है नॉन मोटिली, मतलब मरे हुए शुक्राणुओं की संख्या। यह संख्या हम एक स्वस्थ शरीर में 10 से 20% होनी चाहिए। यहाँ पे 15% है, लेकिन ये 10 से 20% ही होनी चाहिए। स्पर्म में पस सेल्स नील होनी चाहिए। यह रोग मुख्यतः 3 कैटेगरी का होता है। फर्स्ट कैटेगरी, इसमें पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या कुछ कम हो जाती है, 50 ml पर ml। ये कुछ 60 ml भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है और 45 तक भी हो सकती है। एक्टिव शुक्राणुओं की संख्या, जो स्वस्थ होते हैं उनकी संख्या, ये 55 है। ये घटकर 50 भी हो सकती है और 45 भी हो सकती है। अब इसमें स्लेगिस मोटिली, मतलब जो बीमार होते हैं या सुस्त होते हैं, उनकी संख्या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। ये 30% भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। बात है नॉन मोटिली, यानी कि मृत शुक्राणुओं की संख्या, ये 15% भी हो सकती है और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। इसमें कुछ मात्रा में पस सेल्स भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या और कम हो जाती है, जैसे 30 मिलियन पर ml, यानी कि ये 40 भी हो सकती है, 25, 20, यहाँ तक कि 15 मिलियन पर ml भी हो सकती है। इसमें एक्टिव मोटिली कम हो जाती है। ये 45% समझाने के लिए दिखाया, लेकिन ये 40 भी हो सकती है और 35 भी हो सकती है, या फिर 20% भी हो सकती है। अब बात करते हैं स्लेगिस मोटिली की। बीमार या फिर कमज़ोर या जो फिर सुस्त शुक्राणु होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ये 35% हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। अब नॉन मोटिली, मतलब मरे हुए की संख्या इसमें बढ़ जाती है। ये 20% हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। पस सेल्स की मात्रा 4 या 6 या और भी ज़्यादा हो सकती है। इस सेकंड कैटेगरी को एल्गोस्पर्मिया कहा जाता है। अब एल्गोस्पर्मिया का मतलब होता है शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाना। एल्गोस्पर्मिया भी 3 तरह का होता है, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से इसको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है, या फिर नील भी हो सकती है। ये 5% या 10% तक हो सकती है। एक्टिव मोटिली, इसमें एक्टिव मोटिली यानी स्वस्थ शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है।
ये 25% दिखा रहा है, लेकिन ये 10% भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। अब इसमें स्लेगिस मोटिली यानी बीमार या सुस्त शुक्राणु की संख्या 40% हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है और 35 भी हो सकती है। अब जो नॉन मोटिली है इसकी संख्या भी बढ़ जाती है, ये 35% है, इसमें कुछ ज़्यादा कम या कम भी हो सकती है, पर सेल्स भी आ सकती है। इस थर्ड कैटेगरी को कहते हैं एजिस्पर्मिया। एजिस्पर्मिया भी दो तरह का होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। इसमें एक में तो शुक्राणु बनते तो बहुत हैं, लेकिन बाहर तक आने में समाप्त हो जाते हैं, और दूसरा इसमें शुक्राणु बनते ही नहीं है। अब इन तीनों कैटेगरी में शुक्राणु कम होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? इनमें जो फर्स्ट कैटेगरी है इनका मुख्य कारण होता है ज़्यादा टाइट अंडरवेयर पहनना, ज़्यादा टाइट जींस पहनना, ज़्यादा देर तक कुर्सी पर बैठे रहना, लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर ड्राइव करना, ज़्यादा गर्म स्थान में रहना भी शुक्राणु कम होने का मुख्य कारण होता है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। शुक्राणु कम होने का मुख्य कारण शराब का ज़्यादा सेवन करना, तंबाकू, बीड़ी, पान, ज़्यादा नशे का सेवन करना, या फिर लंबी समय की बीमारी की वजह से भी कम हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। मोटापा, मानसिक प्रॉब्लम, दिमागी प्रॉब्लम, कैंसर, लंबी बीमारी आदि की वजह से जो थर्ड कैटेगरी है जिसको एजिस्पर्मिया कहा जाता है की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि शुक्राणु कैसे बढ़ाएं या शुक्राणु बढ़ाने की दवा बता दीजिए, और बहुत से कमेंट में बहुत सारे ऐड देते रहते हैं कि मैंने वहाँ से दवाई खाई है, वहाँ से दवाई खाई है, मैं इतने दिन में ठीक होगा। तो दोस्तों ज़रा हमसे थोड़ा सावधान रहना। नील स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाएं? इसके लिए मैं आपको नील स्पर्म काउंट बेस्ट ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना। वैसे तो तीनों कैटेगरी का अलग अलग इलाज होता है, लेकिन मैं आपको तीनों कैटेगरी का एक ही इलाज, अच्छा सा इलाज यानी कि बेस्ट इलाज बताऊंगा। किसी भी कंडीशन में शुक्राणु की संख्या जरूर बढ़ाएगा अगर आप यूज करोगे। यूज करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना। ये केवल 20 दिन की दवाई बता रहा हूँ, 20 दिन के हिसाब से मैंने लिखा है। अश्वगंधा 50 ग्राम लेना है, सतावर 60 ग्राम लेना है, कोंच के बीज 100 ग्राम लेने हैं, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम लेनी है, शिवलिंगी 20 ग्राम लेनी है। ये 1 ग्राम की मात्रा एक टाइम में होती है। पुत्रजीवक 20 ग्राम लेना है, ये भी 1 ग्राम की मात्रा एक समय में होती है। अब ये इस तरफ लिखे हैं भस्म। इन भस्म में बहुत ज़्यादा पावर होती है और इसीलिए इनकी मात्रा बहुत कम होती है। बंग भस्म 1 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, और 40 डोज के हिसाब से आप देख लेना। ठीक वैसे ये सब 1-1 ग्राम लेनी है। लेकिन ये जो स्वर्ण भस्म है, ये स्वर्ण भस्म बहुत कॉस्टली भी है। ये 1 ग्राम की मात्रा पूरी 20 दिन की डोज में मिलानी है। इन सब को एक जगह अच्छी तरह मिक्स करके, कूट पीस कर अच्छी तरह बिल्कुल बारीक कपड़े में को छान कर एक जगह मिलाकर कांच के डब्बे में रख लो। अब इसमें से रोजाना 5-5 ग्राम की मात्रा दूध के साथ, दूध को उबालो, उसमें गरम गरम में डाल दो, उसके साथ सुबह शाम लेनी है। लेना कहाँ से? किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से, या इन सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं, चाहे तो हमसे मंगवा सकते हैं, और या चाहे तो किसी अच्छे से आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आप इनको ख़रीद सकते हैं। लेकिन ख़रीदना है आपको पैकिंग वाला, उसमें आपको पता रहेगा कि मैं कौन सा पाउडर ख़रीद रहा हूँ। आप किसी पंसारी के पास जाओगे तो आपको पता नहीं क्या देगा, लेकिन अगर आप पैकिंग वाला ख़रीदोगे तो आपको पक्का पता रहेगा कि हाँ मैंने ये पाउडर लिया है और ये चूर्ण। इसको 40 दिन का सेवन करने के बाद नील स्पर्म काउंट भी भले ही बिल्कुल ज़ीरो, उसका नॉर्मल हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन की वजह से नील स्पर्म काउंट हो रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन की दवाई भी खानी पड़ेगी। हो सकता है फिर इनकी आपको ज़रूरत ही ना पड़े। शुक्राणु बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? शुक्राणु बढ़ाने के लिए दूध, दूध से बने प्रोडक्ट, पनीर, घी, दही, मक्खन, अंडा, केला और रेशेदार फल,
जितना ज़्यादा खाओगे उतना जल्दी नील स्पर्म काउंट से नॉर्मल स्पर्म काउंट हो जाएगा और सामान्य तरीके से आप पिता बन सकते हैं। इनके अलावा आपको कुछ बनी बनाई दवाई भी बताता हूँ। इसमें पहले नंबर पे है यौवन गोल्ड कैप्सूल। 2 कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ खाओ। में सेकंड नंबर पे है यौवन अमृत वटी। 4 गोली सुबह शाम दूध के साथ। ये बहुत छोटी सी आती है, इसलिए 4 गोली की मात्रा दी जाती है। थर्ड नंबर पे है यौवन चूर्ण। इसमें से 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दूध से लें। और चौथे नंबर पे है संतति सुधा। इन चारों को अगर आप यूज करते हैं, 40 दिन का कोर्स होता है। 40 दिन कोर्स करने के बाद एक बार फिर दोबारा आप अपने सीमन एनालिसिस जरूर कराओ और कराने के बाद अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर लिखना। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैसेज पढ़कर जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। बी हैप्पी, बी हेल्दी।